नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। भारत में कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन के लिए 2 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र होंगे। सरकार ने मशीन से मशीन संचार क्षेत्र में व्यापक प्रसार और नवाचार के लिए कदम उठाए। सड़क सुरक्षा के लिए भारत के अपने सुरक्षा मानक और वाहनों की अपनी सुरक्षा रेटिंग होगी। एक अध्ययन के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहन वर्ष 2030 तक भारत में वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। और विश्व वन्य कोष ने महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण की अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर चेतावनी जारी की। और अब खबरें विस्तार से। इस अंक की सबसे पहली खबर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। भारत में कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन के लिए 2 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र होंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों ने इन केंद्रों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु में स्थापित किया है। ये केंद्र कई कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जैसे कि वैश्विक जलवायु में कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका को समझना, औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्रकों से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी करने के लिए रणनीतियां बनाना, प्रासंगिक सामग्री एवं कार्यप्रणालियां विकसित करके कार्बन कैप्चर और रूपांतरण को विकसित करना तथा प्रदर्शित करना, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन पर अनुसंधान को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करना, वैश्विक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव वाले समाधानों में अपनी शोध उत्कृष्टता का उपयोग करना। कार्बन कैप्चर उपयोग और पृथक्करण या फिर प्रच्छादन यानी सिक्विस्ट्रेशन एक प्रक्रिया है। इसके तहत कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों जैसे स्रोतों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाता है। इसके बाद इसका फिर से उपयोग कर लिया जाता है या भंडारण कर लिया जाता है ताकि ये वायुमंडल में प्रवेश न कर सके। ये प्रक्रिया वायुमंडल में 85 से 95% CO2 उत्सर्जन को अवशोषित कर सकती है। वैश्विक स्तर पर विद्युत उत्पादन संयंत्र और उद्योग कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 50% हिस्से के लिए उत्तरदायी है। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ विकल्पों में से एक है। ये अभूतपूर्व गति से सतत विकास को जारी रख सकता है। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 5 लक्ष्यों के अनुरूप है, जैसे जलवायु कार्यवाही, स्वच्छ ऊर्जा, उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना, संवहनीय उपभोग और उत्पादन और लक्ष्य के लिए भागीदारी आदि। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज प्रक्रिया कैप्चर या अभिग्रहण जीवाश्म या बायोमास ईंधन वाले विद्युत स्टेशनों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों या सीधे वायु से CO2 का संग्रह करते हैं। उपयोग के तहत उत्पादों या सेवाओं के निर्माण के लिए संचय की गई CO2 का इनपुट या कच्चे माल के रूप में उपयोग करना शामिल है। परिवहन के तहत संपीड़ित CO2 को पोत या पाइपलाइन के द्वारा संग्रहण बिंदु से उपयोग या भंडारण बिंदु तक ले जाना शामिल है। इसके अलावा भंडारण के तहत तटवर्ती या अपतटीय भूमिगत भूगर्भीय संरचनाओं में स्थायी रूप से CO2 का भंडारण शामिल है। सरकार ने मशीन से मशीन संचार क्षेत्र में व्यापक प्रसार और नवाचार के लिए कदम उठाए। M2M तंत्र को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल है M2M SP सेवा प्रदान करने वालों और WPAN या WLAN कनेक्टिविटी सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। WPAN वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जबकि WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से जुड़े मशीन टू मशीन या इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के लिए विशेष रूप से 13 अंकीय नंबर प्रणाली आरंभ की गई है। M2M या IoT अनुप्रयोगों के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम जो कि 1 मेगाहर्ट्ज है, ये उपलब्ध कराए गए हैं। मशीन से मशीन संचार का मतलब है स्वचालित एप्लीकेशन से। इसमें मशीनें और उपकरण बिना किसी मानव हस्तक्षेप के एक नेटवर्क के माध्यम से संचार करते हैं। इसके तहत किसी घटना को कैप्चर करने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सेंसर या मीटर। इसके बाद इसे नेटवर्क यानी कि वायरलेस, वायर्ड या हाइब्रिड के माध्यम से आगे एप्लीकेशन को भेजा जाता है। अंत में कैप्चर की गई घटना को एप्लीकेशन सार्थक जानकारी में बदल देता है। मशीन टू मशीन के अनुप्रयोगों की बात करें तो ये परिवहन और संचालन में प्रयोग हो सकती है, जैसे कि फ्लीट प्रबंधन सेवाओं, ईंधन की खपत, GPS ट्रैकिंग आदि। वहीं यूटिलिटीज की बात करें तो ये स्मार्ट मीटर, जल ऊर्जा और ईंधन उपभोग के लिए, स्मार्ट ग्रिड और लोड की निगरानी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में M2M के उपयोग की बात करें तो ये परिसंपत्ति प्रबंधन में, आवश्यकता के अनुसार समाधान के लिए, स्मार्ट सेंसर में, औद्योगिक नियंत्रकों के लिए निगरानी या नैदानिकी आदि में,
वहीं स्वास्थ्य देखभाल के बारे में देखें तो ये स्मार्ट बॉडी सेंसर और दूर स्थित रोगी की निगरानी में सहायक होगी। वहीं सुरक्षा और निगरानी की बात करें तो ये अलार्म सिस्टम मॉनिटरिंग में, वीडियो के माध्यम से निगरानी में और वास्तविक समय आधारित निगरानी में उपयोगी होगी। इसके अलावा अन्य क्षेत्र हैं जैसे खनन, वन्यजीव और वनों का संरक्षण, जल निकायों की प्रदूषण संबंधी निगरानी, मौसम स्टेशन, आपदा प्रबंधन आदि में M2M का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। इन सभी उपयोगिताओं के बावजूद मशीन टू मशीन के समक्ष कई चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे कि मुक्त मानक प्रोटोकॉल नहीं है, वायरलेस संचार है, संसाधनों की कमी, सॉफ्टवेयर विकसित करने में समय लगेगा, विस्तार करने संबंधी क्षमता की चुनौतियां हैं। इसके अलावा देरी से संबंधित बाधाएं हैं, विषमता है क्योंकि सब जगह अवसंरचना समान नहीं है और वैश्विक संपर्क जैसी कई चुनौतियां मौजूद हैं। सड़क सुरक्षा के लिए भारत के अपने सुरक्षा मानक और वाहनों की अपनी सुरक्षा रेटिंग होगी। सरकार भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को आरंभ करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य नए वाहनों की सुरक्षा की जांच करना है, साथ ही वैश्विक रेटिंग के अनुसार सुरक्षा और मजबूती की गुणवत्ता के आधार पर स्टार रेटिंग प्रदान करना है। इसके अलावा अन्य प्रस्तावित योजनाएं हैं। 8 व्यक्तियों तक बैठने की क्षमता वाली सभी कारों के लिए 6 एयरबैग अनिवार्य होंगे, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग सिस्टम आदि जैसी विशेषताओं को अनिवार्य बनाया जाएगा। लेन बदलने संबंधी चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य किया जाएगा। खतरनाक वस्तुओं के परिवहन के लिए मानदंड निर्धारित किए जाएंगे। साथ ही ऐसी वस्तुओं की परिवहन योग्य मात्रा को यूरोपीय विनियमों के अनुरूप निर्धारित भी किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इससे सकल घरेलू उत्पाद में 3.1% की हानि होती है। इसे देखते हुए सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करना है। यही कारण है कि सड़क सुरक्षा के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे कि एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस बनाया गया है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का जीवन बचाने वाले नेक व्यक्तियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मोटर वाहन दुर्घटना कोष और गोल्डन आवर के दौरान कैशलेस उपचार की सुविधा आरंभ की गई है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में स्क्रैपिंग नीति, वाहन रिकॉल प्रणाली आदि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। दुर्घटना संभावित खतरनाक क्षेत्रों की पहचान की जा रही है और उनमें आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं। साथ ही सड़क सुरक्षा ऑडिट भी किए जा रहे हैं। एक अध्ययन के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहन वर्ष 2030 तक भारत में वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। हाल ही में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में एक अध्ययन किया गया है। इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए संभावित समाधानों का मूल्यांकन और विश्लेषण करना था। इस अध्ययन के अनुसार वर्ष 2030 तक पेट्रोल, डीजल, LPG और CNG ईंधन से चलने वाले सभी दोपहिया और तिपहिया वाहनों के स्थान पर और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से कई परिणाम उत्पन्न होंगे, जैसे कि मीथेन रहित वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों यानी VOCs के उत्सर्जन में 91% तक की कमी होगी। अन्य प्रदूषकों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में 80% की कमी, PM 2.5 में 44% और VOCs में लगभग 76% की कमी होगी। आइए अब आपको बताते हैं VOCs के बारे में। VOCs यानी वाष्पशील कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें उच्च वाष्प दाब और कम जल विलेयता होती है। इनकी संरचना ऐसी होती है कि ये कमरे के तापमान और दाब की सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में वाष्पित हो जाते हैं। बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड और टोल्यूइन इसके कुछ उदाहरण हैं। VOCs के प्राकृतिक और मानव जनित दोनों स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोतों के तहत ये परागण करने वाले जीवों को आकर्षित करने के लिए, प्राकृतिक स्रोतों के तहत पौधे VOCs का उत्सर्जन करते हैं। ये परागण करने वाले जीवों को आकर्षित करने के लिए, कीटों से अपनी रक्षा करने के लिए और पर्यावरणीय दबाव के प्रति अनुकूलन के लिए VOCs का उत्सर्जन करते हैं। वहीं मानव जनित स्रोतों के तहत पेंट, फार्मास्यूटिकल्स और रेफ्रिजरेंट के निर्माण में इनका उपयोग एवं उत्पादन किया जाता है। ये पेट्रोल और डीजल वाहनों से भी उत्सर्जित होते हैं। VOCs के काफी हानिकारक प्रभाव हैं। पर्यावरण पर इसके प्रभावों की बात करें तो VOCs अन्य खतरनाक प्रदूषकों जैसे कि धरातलीय ओजोन, द्वितीयक कार्बनिक एरोसोल और PM 2.5 आदि के निर्माण को प्रेरित कर सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य पर भी इसके खतरनाक प्रभाव हैं। VOCs से आंख, नाक और गले में जलन होती है
साथ ही शरीर के अंगों को भी नुकसान पहुंचता है। इससे कैंसर भी हो सकता है। VOCs के उत्सर्जन से निपटने के उपायों की बात करें तो वर्ष 1991 का जेनेवा प्रोटोकॉल वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के उत्सर्जन या उनके सीमा पार प्रवाह के नियंत्रण से संबंधित है। ये वर्ष 1979 के लंबी दूरी तक सीमा पार वायु प्रदूषण पर कन्वेंशन से संबद्ध प्रोटोकॉल है। इसके अलावा वर्ष 1999 का गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल, जिसका उद्देश्य अम्लीकरण, सुपोषण और धरातलीय ओजोन में कमी करना है। हालांकि भारत में VOCs के लिए राष्ट्रीय स्तर का कोई निगरानी कार्यक्रम नहीं है। बेंजीन एकमात्र VOC है जिसे परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों में शामिल किया गया है। अगली खबर पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। विश्व वन्यजीव कोष ने महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण की अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर चेतावनी जारी की। विश्व वन्यजीव कोष ने महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण का समुद्री प्रजातियों, विविधता और पारितंत्र पर प्रभाव शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट के सहयोग से तैयार किया गया है। ये महासागर में प्लास्टिक और प्लास्टिक के सूक्ष्म टुकड़ों यानी माइक्रोप्लास्टिक के प्रभाव को मापती है। इस रिपोर्ट में कई निष्कर्ष जारी किए गए हैं, जैसे कि महासागर में प्लास्टिक के गंभीर संदूषण से 88% समुद्री प्रजातियां प्रभावित हुई हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वर्ष 2040 तक प्लास्टिक का उत्पादन 2 गुना हो जाएगा। इससे महासागर में प्लास्टिक कचरे की मात्रा 4 गुना बढ़ जाएगी। प्लास्टिक प्रदूषण से सर्वाधिक संकटग्रस्त समुद्री क्षेत्र हैं पीत सागर यानी येलो सी, पूर्वी चीन सागर, आर्कटिक समुद्री हिमावरण क्षेत्र और भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ये क्षेत्र पहले ही माइक्रोप्लास्टिक को वहन करने की अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच चुके हैं। प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर चुका है। यह प्रवाल भित्तियों और मैंग्रोव जैसे समुद्री पारितंत्र को प्रभावित कर रहा है। प्लास्टिक के कई नकारात्मक प्रभाव हैं। प्राणियों के इसमें फंस जाने की वजह से ये उनमें श्वसन अवरोध, घाव, गतिविधि करने में बाधा और मृत्यु का कारण बनता है। कई जीवों द्वारा इसको निगल लेने से उनके आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचती है और भोजन ग्रहण करने आदि में समस्या होती है। ये एक दमघोटू आवरण का निर्माण करता है। ये प्रवाल, स्पंज और अधिक गहराई में रहने वाले प्राणियों को प्रकाश, भोजन एवं ऑक्सीजन से वंचित कर देता है। इसके अलावा ये रासायनिक प्रदूषण का एक स्रोत है। ये अंतःस्रावी विघटनकर्ता यानी एंडोक्राइन डिसरप्टर और दीर्घकालिक कार्बनिक प्रदूषक आदि का कारक है। ये रिपोर्ट विश्व भर के देशों से प्लास्टिक पर एक वैश्विक संधि अपनाने का आह्वान करती है। ये संधि बाध्यकारी एवं महत्वाकांक्षी होनी चाहिए। साथ ही देशों को कार्रवाई के एक समान मानक अपनाने पर बल देने वाली होनी चाहिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास एजेंडा 2030 ये महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण एवं सतत उपयोग करने के लिए कार्यवाही का आह्वान करता है, जो कि सतत विकास लक्ष्य 14 के तहत है। भारत को वर्ष 2022 तक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया है। भारत मारपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्रदूषण रोकथाम अभिसमय का हस्ताक्षर करता है। इसके अलावा वाणिज्य पोत परिवहन नियम 2009 के माध्यम से भी समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए कार्यवाही की जाती है। ये नियम वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 के अंतर्गत बनाए गए हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम परिवहन, लॉजिस्टिक्स, मौसम पूर्वानुमान और फिनटेक जैसी कृषि सेवाएं प्रदान करने वाली निजी संस्थाओं को ई-नैम में एकीकृत किया जाएगा। ई-नैम को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। ये एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ये कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने पर लक्षित है। इसलिए ये मौजूदा APMC मंडियों को आपस में जोड़ता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ ई-नैम को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी है। ये उपभोक्ताओं के लिए स्थिर कीमतों और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ावा देता है। अगली खबर है भारत संयुक्त राज्य अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वस्तुओं में द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021 में $100 अरब के आंकड़ों को पार कर गया था। ये भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक इतिहास में एक कैलेंडर वर्ष में वस्तु व्यापार की सबसे बड़ी मात्रा है। भारत $73 अरब से अधिक मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करता है और $40 अरब से अधिक मूल्य की वस्तुओं का आयात करता है। इस तरह से भारत व्यापार अधिशेष की स्थिति को बनाए रखे हुए है। वर्ष 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका चीन को पीछे छोड़ते हुए फिर से भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है। इस तरह से चीन अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है।
राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना। श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय रोजगार सेवा के कायाकल्प के लिए NCS परियोजना लागू कर रहा है। इसे वर्ष 2015 में आरंभ किया गया था। ये विभिन्न प्रकार की रोजगार संबंधी सेवाओं जैसे कि जॉब मैचिंग, करियर संबंधी परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन इत्यादि प्रदान करती है। ये अपने 3 आवश्यक स्तंभों के माध्यम से लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करती है। ये स्तंभ हैं NCS पोर्टल, देश भर में स्थापित मॉडल करियर केंद्र और सभी राज्यों को आपस में जोड़ने के लिए रोजगार कार्यालय। पोर्टल पर उपलब्ध सभी सेवाएं नौकरी के इच्छुक लोगों, नियोक्ताओं, प्रशिक्षण प्रदाताओं और प्लेसमेंट संगठनों सहित सभी हितधारकों के लिए निःशुल्क है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा ट्रस्ट फंड आर्द्रभूमि, जैव विविधता और पारितंत्र सेवाओं का एकीकृत प्रबंधन परियोजना GEF ट्रस्ट फंड द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 31.13 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना में भारत की 3 आर्द्रभूमियां शामिल हैं। केरल में सष्टम कोट्टा झील, पंजाब में हरिके झील और बिहार में कबरताल। वैश्विक पर्यावरण सुविधा ट्रस्ट फंड की स्थापना वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के एक दिन पहले की गई थी। GEF फंड अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभिसमयों और समझौतों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध है। ये फंड विकासशील देशों और उन देशों पर लक्षित है जिनकी अर्थव्यवस्थाएं संक्रमण के दौर से गुजर रही हैं। विश्व बैंक GEF ट्रस्ट फंड के ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करता है। GEF ट्रस्ट फंड में दानदाताओं द्वारा योगदान किया जाता है। राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली NNRMS ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य देश के प्राकृतिक संसाधनों की सूची बनाने तथा आकलन और निगरानी करने के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करना है। पिछले 5 वर्षों के दौरान अनुसंधान, अध्ययन और आकलन परियोजनाओं को जारी रखने के लिए 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जा चुके हैं। NNRMS की प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो इसके तहत ज्ञान आधारित निर्णय लेने वाले साधनों का विकास किया गया है। इसके अंतर्गत हिमालयी क्षेत्र की हिम और हिमनदों की निगरानी की जा रही है। मरुस्थलीकरण स्थिति का मानचित्रण किया जा रहा है। एकीकृत भूमि उपयोग, जल और ऊर्जा प्रबंधन आदि के लिए रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया जा रहा है। पार्कर सोलर प्रोब, इसे नासा द्वारा वर्ष 2018 में प्रक्षेपित किया गया था। पार्कर सोलर प्रोब से प्राप्त डेटा का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक शुक्र ग्रह की सतह की पहली दृश्यमान प्रकाश छवियों को लेने के लिए उसके सघन वायुमंडल के नीचे देखने में सक्षम हुए हैं। शुक्र का आकाश घने और विषैले बादलों से भरा हुआ है। इन बादलों से सल्फ्यूरिक अम्ल की वर्षा होती है। इसी की वजह से निकट जाकर अन्वेषण करना कठिन हो जाता है। शुक्र ग्रह की ऐसी छवियां वैज्ञानिकों को शुक्र की सतह के भूविज्ञान के बारे में जानने में मदद कर सकती हैं। उदाहरण के लिए वहां कौन से खनिज मौजूद हो सकते हैं और ग्रह के उद्भव आदि के बारे में। पार्कर सोलर प्रोब मिशन ऐसा पहला अंतरिक्ष यान है जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए सूर्य के ऊपरी परिमंडल से होकर गुजरा है। इसे फ्लोरिडा के केप कैनवरल से प्रक्षेपित किया गया था। पार्कर सोलर प्रोब ने 7 फ्लाईबाई यानी 7 बार सूर्य के निकट से गुजरने के दौरान अपनी कक्षा को धीरे धीरे सूर्य के निकट लाने के लिए शुक्र के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग किया था। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। श्री माधवाचार्य, इन्हें वायुदेव का अवतार माना जाता है। उनका जन्म 1238 ईस्वी में कर्नाटक के दक्षिणी कनारा जिले के पजाका में हुआ था। वे द्वैत दर्शन के महान प्रतिपादक थे। श्री माधवाचार्य के दर्शन के अनुसार परमात्मा विष्णु या नारायण हैं। उन्होंने तर्क दिया था कि वेदांत व्यक्तिगत स्व यानी आत्मा और अंतिम वास्तविकता यानी ब्रह्म के बीच मौलिक अंतर की समझ विकसित करते हैं। उन्होंने संस्कृत में 37 रचनाएं लिखी थी। इनमें से ज्यादातर हिंदू पवित्र ग्रंथों पर भाष्य या टीकाएं हैं और उनकी स्वयं की धर्मशास्त्रीय प्रणाली और दर्शन ग्रंथ पर हैं। श्री माधवाचार्य ने बल देकर कहा था कि ज्ञान सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में। बेलारूस, रूस और बेलारूस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास को आरंभ किया। बेलारूस पूर्वी यूरोप का स्थलरुद्ध देश है। बेलारूस के उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया और लातविया, उत्तर एवं पूर्व में रूस, दक्षिण में यूक्रेन और पश्चिम में पोलैंड है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। बेलारूस की प्रमुख नदियां हैं नीपर, बग, दोगावा और नेमन। बेलारूस को यूरोप के फेफड़े कहा जाता है। ये अपने आदिम वनों और आर्द्रभूमियों के लिए भी विख्यात है, जो लगभग देश के आधे भाग पर आच्छादित हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए,
हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोविड अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखें। टीकाकरण अवश्य करवाएं और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।